हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 44 नंबर, जिसमें हम इलिप्स दीर्घवृत्त पार्ट 2 करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, पार्ट सेकंड आज हम करेंगे, जिसमें दीर्घवृत्त के जितने भी थ्योरेटिकल्स पॉइंट बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है स्पर्श प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का बी स्क्वायर इक्वल 4AC। देखो, एक लाइन ने दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेखा दे रखी है जिसका समीकरण होता है y इक्वल mx प्लस सी। दीर्घवृत्त अक्ष स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 को स्पर्श करेगी। अब देखो, यहाँ पे स्पर्श करने की कब करेगी, यानी उसकी कंडीशन क्या होगी। कब करेगी, यदि हमारे पास c का मान क्या आए, सी स्क्वायर का मान क्या आए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर क्या आए, जैसे c का मान निकाले तो ये इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कोई भी रेखा है वो इलिप्स को कब करेगी, स्पर्श कब करेगी, जब उसके पास c का मान क्या हो, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। अब यहाँ पे दीर्घवृत्त की एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो c का मान है वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस में आएगा। ये क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण। एक होता है स्पर्श बिंदु। अगर हमें क्या पूछ ले, स्पर्श बिंदु कौन कौन से होंगे, तो स्पर्श बिंदु क्या क्या होंगे, स्पर्श बिंदु होंगे वो होंगे माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गई, स्पर्श बिंदु हो गई। अब देखो, इससे जो स्पर्श प्रतिबंध है इसे क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जा सकता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यदि एक रेखा दे रखी है, अक्ष प्लस वाई इक्वल लेमडा, दीर्घवृत्त 9 अक्ष स्क्वायर, प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल 144 को स्पर्श करती है, तो लेमडा का मान क्या होगा। यानी हमें यहाँ पे लेमडा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें इलिप्स का जो इक्वेशन दे रखा है उसे हमें इलिप्स के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस फॉर्म में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 9 अक्ष स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल 144। इधर क्या होना चाहिए, एक, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में होगा, यानी 9 अक्ष स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 16 वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल कितना हो जाएगा, 1। अब देखो, 9 का भाग दे देंगे इसमें 144 में, तो अक्ष स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर, 16 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इक्वल 1। ये क्या आ गया, हमारा इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने सबने पढ़ा है, क्या होता है, अक्ष स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ये होता है। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट का कंपैरिजन अगर मानक इक्वेशन से करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 16 और बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 9। ये क्या हो गया हमारा
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान आ गए। अब देखो हमें क्या दे रखी है, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है। अगर लाइन के इक्वेशन का भी कंपैरिजन करें, क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल लेमडा। इसे y इक्वल क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस लेमडा। इसके कंपैरिजन हम किससे करेंगे, y इक्वल इक्वेशन क्या होती है, एम एक्स प्लस सी सी। अगर इससे कंपैरिजन करें तो m का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा, लेमडा। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि स्पर्श करता है, यानी ये जो रेखा है वो इलिप्स को स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा का प्रतिबंध क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, क्या स्पर्श प्रतिबंध क्या होता है, स्पर्श प्रतिबंध क्या होता है, c इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखो हमारे पास सारे मान हैं, वो मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास c का मान आ जाएगा, यानी c इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर का मान कितना है 16, एम स्क्वायर का मान करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 9, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा +-5। अब देखो ये c किसके इक्वल है, लेमडा के इक्वल है, c किसके इक्वल है, लेमडा के, तो यहाँ से लेमडा का मान कितना आ जाएगा +-5। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी स्पर्श प्रतिबंध से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श रेखा, स्पर्श जीवा, ध्रुव एवं ध्रुवी, टेंजेंट, कर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोल एंड पोलर, ये दीर्घवृत्त के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। फर्स्ट पॉइंट है हमारा दीर्घवृत्त, फर्स्ट पॉइंट है दीर्घवृत्त का इक्वेशन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 के बिंदु, एक बिंदु मान लेते हैं x1 और y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, t इक्वल 0, t इक्वल 0 यानी x के स्थान पे हमें क्या रखना, x स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है x1, y स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है y1। ये मैंने पैराबोला में भी आपको बताया था और अभी दोबारा बता रही हूँ। t का मतलब है x स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है x1 और y स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है y1। तो यहाँ पे रख देंगे, यानी x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। इसके लिए दीर्घवृत्त पे एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। सेकंड है स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी अगर हमें फाई बिंदु के रूप में अगर निकालना हो तब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। जैसे दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 के फाई बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, यानी x कोस फाई अपॉन ए प्लस वाई साइन फाई अपॉन बी इक्वल 1। ये क्या हो जाएगा, फाई बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एक बिंदु दे रखा, जैसे बिंदु दे दिया x1 और y1 से दीर्घवृत्त का समीकरण x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण,
स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण। संयुक्त समीकरण क्या होगा? संयुक्त समीकरण होगा S(S1) इक्वल टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का संयुक्त समीकरण हो जाएगा। अब हमें पता है S तो क्या होगा? S तो ये हो जाएगा। इसको देखो किस प्रकार से सरल करेंगे। अगर हमें सरल करना हो तो S तो ये हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। S1 क्या हो जाएगा? एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे? x1, यानी x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टी का मान मैंने अभी बताया था क्या होता है? x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे? इसे सरल कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा ध्रुवी का समीकरण क्या होगा? ध्रुवी या फिर जीवा का समीकरण क्या होगा? तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, जैसे बिंदु x1 y1 के सापेक्ष दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 का स्पर्श जीवा या फिर इसे क्या बोलते हैं? ध्रुवी का समीकरण क्या होगा? t इक्वल 0। यानी t को तो हम सरल कर सकते हैं। t को किस प्रकार से हम सरल कर सकते हैं? यानी x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 1। ये क्या हो गया? ध्रुवी का समीकरण हो गया। फिफ्थ पॉइंट है रेखा LX प्लस MY प्लस N इक्वल 0 का दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 के सापेक्ष ध्रुव यानी पोल क्या होगा? पोल के निर्देशांक क्या क्या होंगे वो देख लीजिए आप। पोल के निर्देशांक होंगे माइनस ए स्क्वायर एल अपॉन एन माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन में एन। सिक्स्थ पॉइंट है नियामक वर्त या फिर डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा दीर्घवृत्त के लिए? वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने परवलय के लिए भी बताया था आपको, सर्कल के लिए भी बताया था, और ये किसके लिए है? दीर्घवृत्त के लिए। क्या इक्वेशन होगा दीर्घवृत्त के लिए? नियामक वर्त का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो मैंने 6 पॉइंट आपको बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िएगा, और इनसे कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। यानी जैसे ये नियामक वर्त हो गया, इसका इक्वेशन पूछ लेते हैं कि दीर्घवृत्त के लिए नियामक वर्त का इक्वेशन क्या होगा, तो हमें अगर याद हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलंब यानी नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा वो 3 रूप में होगा। फर्स्ट होगा बिंदु रूप में, वही दीर्घवृत्त का इक्वेशन तो आप सबको याद ही हो गया होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 के। फर्स्ट पॉइंट है किस रूप में? बिंदु रूप में जैसे हमारे पास एक बिंदु हो गया, बिंदु क्या लेंगे? x1 और y1 पर अभिलंब का समीकरण, पर अभिलंब का
समीकरण, अभिलम्ब का समीकरण क्या होगा, x अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो किस में हो गया, बिंदु रूप में। अब सेकंड रूप है वो है प्राचलिक रूप, यानी पैरामेट्रिक रूप में अभिलम्ब का नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो सकता है। तो प्राचलिक रूप में अभिलम्ब का समीकरण फाई बिंदु पर अभिलम्ब का समीकरण क्या होगा, ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्राचलिक रूप में। थर्ड पॉइंट है ढाल रूप में। ढाल रूप में अभिलम्ब का इक्वेशन क्या होगा, एम ढाल वाले अभिलम्ब का इक्वेशन अभिलम्ब का समीकरण। अब देखो यहाँ पे अभिलम्ब का समीकरण क्या होगा, ढाल रूप में। तो ढाल रूप में लिखना है तो y इक्वल एम एक्स माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एम यहाँ पे क्या है, ढाल है। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए कर्व ऑफ एन इलिप्स, यानी इलिप्स के लिए एक की जीवा का समीकरण क्या हो सकता है। तो दीर्घवृत्त का इक्वेशन तो वही होगा, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 की उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट x1 और y1 है। तो उसके लिए क्या होगा, t इक्वल S1 क्या हो जाएगा, जीवा का समीकरण, यानी जिसका मिड पॉइंट x1 और y1 हो उसके लिए जीवा का समीकरण क्या होगा। ऐसे अब t को कैसे सोल्व करेंगे, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल S1 को कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे भी -1 आएगा और यहाँ पे भी -1 आएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी जीवा का समीकरण, कर्व ऑफ ए इक्वेशन। एलिप्स के लिए किसका इक्वेशन आ गया, जीवा का समीकरण आ गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट है डायामीटर, यानी दीर्घवृत्त का व्यास क्या हो सकता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें भी इसी प्रकार लिखेंगे, यानी दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 का जीवा निकाय y इक्वल एम एक्स प्लस सी की संगत व्यास क्या होगा, y इक्वल माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम एक्स।
देखो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पैराबोला में सारे डायग्राम बना के आपको बताए हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन याद कर, आप जो मैंने सारणी बताई थी लास्ट क्लास में, उस सारणी के थ्रू आप इन फॉर्मूलों को एक सारणी में लिख लीजिए और आप एक वन शॉट यानी कुछ ही देर में आपका परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन और सर्कल वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यानी आप एक दिन भी रिवाइज कर लोगे ना इनको, तो आपके ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर्मूला बना यानी कि आपको डायग्राम बना बना के बार बार इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है, सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, और वो आप सारणी के थ्रू देखिए कि कौन से में क्या अंतर है। अब देखो इस व्यास से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक यहाँ से देखो फॉर्मूला पूछा जाता है सुगमी व्यास का। कॉन्जुगेट डायमीटर के लिए फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यानी m1 और m2 का मान क्या होगा, -b² अब देखो यहाँ पे डायमीटर से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है हमें, दीर्घवृत्त का इक्वेशन दे रखा है कि उस व्यास का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका सुगमी व्यास 9x + 4y = 0 हो। तो सबसे पहले तो देखो हमें जो दीर्घवृत्त का इक्वेशन दे रखा है इसकी कंपैरिजन हम किससे करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, यानी 9x² + 4y² = 36। तो इधर 1 करेंगे तो ये 36 क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 9x² अपॉन में 36 + 4y² अपॉन 36 = 1। अब 4 का क्या कर देंगे, सबसे पहले 9 का भाग दे देंगे इसमें, x² अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार से इक्वेशन आ जाएगा जो कि इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, a² का मान निकालेंगे, यानी a² का मान कितना आएगा 4, और b² का मान कितना आ जाएगा 9। अब हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सुगमी व्यास दे रखा है। सुगमी व्यास दे रखा है तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, तो वो मान कितना आएगा हमारा, सुगमी व्यास के लिए यहाँ पे जो मान दे रखा है यहाँ से m1 का मान निकालेंगे, यानी यहाँ से मान आएगा y = -9x अपॉन में 4। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, y = mx + c से। तो यहाँ पे देखो m1 का मान कितना आ जाएगा, m1 का मान कितना आएगा, -9/4। अब अभी देखो हमने पढ़ा था कि सुगमी व्यास क्या होता है। सुगमी व्यास, यदि सुगमी व्यास क्या होता है, m1 m2 = -b² अपॉन a²। इस प्रकार से अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले हम सारे मान रखेंगे। सबसे पहले m1 का मान है -9/4, m2 का हमें निकालना है, b² का मान कितना है, b² का मान है 9, और a का मान कितना है -9/4। तो -9/4 से -9/4 कैंसिल हो जाएगा, यानी m2 का मान कितना आएगा यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पे m2 का मान कितना आ रहा है 1। हमें क्या पूछा है, सुगमी व्यास का समीकरण पूछा है। क्या पूछा है, सुगमी व्यास का समीकरण पूछा है। तो सुगमी व्यास का समीकरण क्या होगा, सुगमी व्यास का समीकरण क्या होगा, y = m2x
y का मान ऐसे कैसा रहेगा, m2 का मान है 1 है तो ये हो जाएगा x, यानी हमारे पास सुगमी व्यास का समीकरण कितना आ गया, y इक्वल x। ये क्या आ गया, सुगमी व्यास का समीकरण आ गया, और यही हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे डायमीटर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तक हमने एलिप्स के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने पढ़ लिया है। एलिप्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे हाइपरबोला यानी अति परवलय का टॉपिक पढ़ेंगे, और अति परवलय वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमारा 2D क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट RPSC, DSSB, KVS, NVS, EMRS, स्टेट, MPTET, TGT, PGT मैथ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको सारी क्लासें फ्री यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। अगर आप इनके नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे फ्री में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।